Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Today we are going to study the second topic of chapter number 2, structure of enzyme. So let's start. As we have discussed that the enzymes are three-dimensional globular protein. अब हमने पढ़ा एंजाइम्स क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो हमें ये पता है कि एंजाइम मोस्टली जो हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो हैं आरएनए के भी बने होते हैं। और एंजाइम्स जो हैं हमने वहाँ पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के हैं। तो ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं ये थ्री डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है और एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड सबस्ट्रेट। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबस्ट्रेट क्या होता है। तो हर एंजाइम्स जो है रिएक्ट करता है ख़ास किस्म के सब्सटेंस के साथ और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। और इसके बाद है एक्टिव साइट। Each enzyme has a special charged place to fit the substrate called active site, which is complementary in shape to the shape of a substrate. Active site एक आप पॉकेट की तरह समझ लें कि एंजाइम का एक वो पॉकेट है जहाँ पर आपके सबस्ट्रेट आके फिट होते हैं, वो आके फिक्स हो जाते हैं उससे, और वो उनका जो शेप है एक्टिव साइट का और उस सबस्ट्रेट का वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे जिस तरह हमें एक की लॉक मॉडल दिया गया था। तो जिस तरह आपका एक लॉक होता है उसमें आपकी एक पर्टिकुलर की फिट होती है इस तरह, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर। तो इसी तरह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। The charge and shape of the active site is formed by some amino acids present in the polypeptide chain of the active site of the enzyme. अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एंजाइम्स हमें पता है प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन जो है वो बनी होती है किनकी, अमाइनो एसिड्स की। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये पढ़ के आए हैं हम कि अमाइनो एसिड्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, सब यूनिट्स हैं। तो प्रोटीन, जब प्रोटीन की बात आती है इट मीन्स कि वहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं। तो ठीक है, अब एक्टिव साइट पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी वजह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब वो जो प्रोटीन की चेन है उसके पास चार्ज भी है और शेप भी है। द अमाइनो एसिड विच फॉर्म फ्रॉम एक्टिव साइट कम क्लोज टू अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे टू कॉइल एंड फोल्ड विथ इन अ ग्लोब्यूलर सिमेट्री। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं एक्टिव साइट पर ये आपके सबस्ट्रेट के साथ एक बॉन्डिंग बना देते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ टू रीजन्स। जो एक्टिव साइट है आपके एंजाइम की उसके पास दो रीजन्स हैं, मतलब दो हिस्से हैं उसके। पहली बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट। ठीक है, बाइंडिंग साइट क्या होती है, इज अ रीजन ऑफ द एक्टिव साइट हुज अमाइनो एसिड मेक टेम्पररी बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट मतलब आपने कहा कि एंजाइम का वो पार्ट है जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब उसके भी दो हिस्से हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। बाइंड से ही आप समझ लें कि वो बॉन्ड बना रहे। On the other hand, some amino acids are responsible for catalytic activity, therefore it is called catalytic site. अब जो कैटालिसिस का मतलब ये होता है स्पीड अप करना। अब एंजाइम का काम ही स्पीड अप करना है, लेकिन पहले बॉन्ड बनाएंगे तब भी तो कैटालाइज कर सकते हैं। तो बाइंडिंग साइट पहले क्या करेगी, एक्टिव साइट का वो पोर्शन है जो आपके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करवा देगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी कैटालिटिक साइट पे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। ठीक है, अब है आपका स्ट्रक्चरल पार्ट। बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर completely मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, हाईली अदर एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सोलली जो हैं आपके सिर्फ जो हैं प्रोटीन्स के बने हैं, लेकिन कुछ आपके एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एग्जिस्ट करता है उनमें। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स जिनके पास प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो उन्हें आप क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम।
द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट हम कह रहे हैं ना, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी। इस कोफैक्टर का बेसिकली काम क्या है? इसका काम यही है कि ये अटैचमेंट करवाता है और उसके बाद कैटालाइज करवाता है। दी कोफैक्टर में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। अब ये कोफैक्टर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में बी मेटालिक आयंस। जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मेटल भी हो सकते हैं। दीज आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स कॉल्ड activators because they get attached at the time of substrate binding. Other cofactors are organic molecule which may divide into two groups. अब आपको बता रहे हैं कि जो कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेट करवा रहे होते हैं ना। कोफैक्टर्स मज़ीद उसको प्रोमोट करते हैं, इन्हेंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। लेकिन कुछ ये हो रही है बात किनकी? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। अब कुछ कोफैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक भी हैं, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को आपने मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें सबसे पहले है कोएंजाइम्स और prosthetic groups. Coenzymes are the derivative of vitamin like nicotine or flavin in NAD and FAD respectively. They behave like inorganic cofactor, attached at the time of substrate binding and detachable. अब ये जो कोएंजाइम हैं ये भी कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक है उनकी तरह ही होते हैं कि ये जब अटैच होते हैं एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा होता है उस वक्त ये अटैच होते हैं, और फिर डिटैचेबल मतलब अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होते और इनको कोएंजाइम्स कहा जाता है। और ये विटामिन से बनते, विटामिन के होते हैं, निकोटीन और फ्लेविन, ये विटामिन्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, जिनसे ये कोएंजाइम्स बनते हैं। The other type of organic cofactor is prosthetic group. It is the bonded covalently and permanently part of enzyme. ये जो prosthetic group है ये ऐसा मतलब ये जो सब कोफैक्टर, कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सब नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। लेकिन कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक हैं या फिर ऑर्गेनिक जिसमें कोएंजाइम है वो परमानेंटली अटैच नहीं होते, वो बाइंडिंग के टाइम अटैच होते हैं, उसके बाद मतलब अपना काम करके फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम का जो मुस्तकिल अटैच हो जाता है, और उनमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है? कोवेलेंटली बॉन्डिंग। डू नॉट डिटैच, ये अलग नहीं हो सकते। जिस तरह मैग्नीशियम है कंटेन पोरीफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। The conjugated enzyme without cofactor called apoenzyme. ऐसा conjugated enzyme आपको पता है, ऐसे एंजाइम जिनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। अब वो एंजाइम जिनके पास कोफैक्टर नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे? एपोएंजाइम। इट डज़ नॉट वर्क सेपरेटली, अलग से काम नहीं करेंगे। इट एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में आपने कहा कि नॉन प्रोटीन पार्ट, तो जो आपका एंजाइम है जो प्रोटीन का पार्ट है आप उसको एपोएंजाइम कह रहे हैं, और वो अलग से काम नहीं कर सकता। अब वो कैसे काम करेगा? इनएक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर। ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन और उसका कोफैक्टर जो साथ में मिलके काम करेंगे, तो इस पूरे उसको आप क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजीन। पेप्सिनोजीन is inactive due to the presence of polypeptide chain at its active site to block. When pepsinogen acts with HCl, the additional polypeptide chain remove and become active form pepsin. अब यहाँ पे हमें पेप्सिन का बता रहे हैं कि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो मैंने पहले भी बात की कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं स्टमक में होते हैं,
वो बनाते हैं और ये एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिवेट फॉर्म में पहले बनता है जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं, ठीक है। फिर वो जो है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखी होती है, क्योंकि एक्टिव साइट अगर ब्लॉक होगी तो एंजाइम काम नहीं कर सकता। अगर एक्टिव साइट का शेप भी आप चेंज कर देंगे तो आपका एंजाइम या रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जगह है जहाँ बाइंडिंग साइट भी है, कैटालिटिक साइट भी है, ठीक है। तो वे जब पेप्सिनोजिन एक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने शायद पढ़ा हो डाइजेशन में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी आपके स्टमक के सेल्स सीक्रेट करते हैं। उसका काम यही है कि वो पेप्सिनोजिन से ये रिमूव करता है जो उनकी एक्टिव साइट को एक्टिव करवा देता है पेप्सिन में। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम काम किस तरह से करते हैं, जिसके लिए बेसिकली हमें दो साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट मॉडल्स दिए थे, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, जो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम किस तरह से काम कर सकता है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बता रहे हैं कि एज वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं हम कि एंजाइम किस तरह से कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को। During these reactions, the substrate bind to active site of the enzyme and form enzyme substrate complex। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपको नज़र आएगी, ES complex। ES complex बेसिकली क्या है? वो ये है कि enzyme substrate complex। सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है, हर वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है, जिस पर एंजाइम काम करता है, जो एंजाइम के साथ मिलकर अपना रिएक्शन करवाता है, तो वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की आके एक्टिव साइट से अटैच होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि प्रोडक्ट बनेगा। जाहिर सी बात है, जब हम एक रिएक्शन करवाते हैं तो आपने देखा होगा रिएक्टेंट्स होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन होता है इसीलिए कि कुछ और नया प्रोडक्ट हमें बनाना होता है। तो जब एंजाइम और उसका कोई सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एज अ रिज़ल्ट जो है आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और एंजाइम जो है वो एज इट इज़ रहता है, वो अनचेंज होता है और आप उसको दोबारा और रिएक्शन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बताया गया है, एक फिगर के ज़रिए आप देखें कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। एक एंजाइम है, एक आपके पास सबस्ट्रेट है, इसके साथ आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट से आपके प्रोडक्ट्स बन गए। कैसे बने? उस एंजाइम ने उस रिएक्शन को स्पीड अप किया और उस सबस्ट्रेट के अब प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। और उसके बाद क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट के एंजाइम भी रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस काम के लिए वो प्रोडक्ट बना है वो जाके अपना काम करेगा, और जो एंजाइम है वो वहीं आपका एज इट इज़ रहेगा, अनचेंज रहेगा इस रिएक्शन में, और आप उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी और केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ये जो पूरा एक फ़्लो है, किस तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, जिसमें से पहला है लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर 1898 प्रपोज दिस मॉडल। ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये एमिल फिशर ने 1898 में दिया था, और इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर एंजाइम acts on a particular substrate like a particular lock can be unlocked by a particular key। लॉक एंड की मॉडल क्या है? लॉक एंड की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर कि जिस तरह आप लॉक लगाते हैं उसमें कोई आपकी पर्टिकुलर, मतलब कोई एक ख़ास किस्म की ही उसमें की जो है वो फिट होती है और उसको अनलॉक करती है। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस आप करके देखिएगा कि जो हर लॉक जो है हर की से नहीं खुलता, क्योंकि वो पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। आपको फिर उसी तरह की उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की चाहिए होती है जो उसको अनलॉक करे। इसी तरह जो हर एंजाइम है वो हर रिएक्शन को हर सबस्ट्रेट के साथ मिलके स्पीड अप नहीं करता, ना ही हर सबस्ट्रेट जो है वो
इसे काबिल होता है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करे। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ख़ास एंजाइम होते हैं जो ख़ास सबस्ट्रेट से मिलकर ये रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली लॉक एंड की मॉडल हमें यही बताता है। दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मालिक्यूल। ये जो थ्योरी है ये डिपेंड किस पे करी है? फिजिकल कॉन्टैक्ट। जाहिर सी बात है वो कॉन्टैक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है किसमें? सबस्ट्रेट में और एंजाइम के मालिक्यूल में। The active site of each enzyme has a distinct shape, rigid and distribution of charge which is complementary to its substrate like lock and key. जिस तरह लॉक और की है इसी तरह से ही बता रहे हैं कि एंजाइम जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उस जो उससे सिमिलियर जो होते हैं कुछ मतलब जो मालिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्ट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बल्कि अपने सबस्ट्रेट से जो मिलते जुलते मालिक्यूल्स हैं उनको भी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, दीज एंजाइम्स वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। देखें अगर इस तरह से हो तो फिर एबनॉर्मल रिएक्शंस हो जाए कुछ, मतलब इसीलिए एंजाइम स्पेसिफिक हैं ताकि वो पर्टिकुलर रिएक्शन सही तरीके से हों। कैटालाइज ओनली वन सबस्ट्रेट। ठीक है, ये किसी एक एंजाइम जो है किसी एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपका कॉम्प्लेक्स बना है ES कॉम्प्लेक्स, उसके बाद EP कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम और प्रोडक्ट बने हैं। अब आप जो एंड में है वहाँ पे देखें कि एक प्रोडक्ट बन चुका है और एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये था हमारा लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कोशलैंड ने दिया था 1959 और इसका नाम इसने रखा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विथ एन एंजाइम, अब ये कहता है कि जब सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ कंबाइन होता है इट इंड्यूसेस चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर। अब लॉक एंड की में क्या था? वो कह रहे थे एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है एक्टिव साइट का वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो एज इट इज़ होता है, वहाँ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। बट ये कह रहे हैं कि एंजाइम का जब एंजाइम से सबस्ट्रेट आके जॉइंट होता है तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, कुछ चेंज आता है और दिस चेंज इनेबल एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। और इसी चेंज की वजह से एंजाइम जो है अपने कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पर ये मॉडल हमें बताता है कि एक्टिव साइट समहाउ फ्लेक्सिबल होती है। देयरफॉर द चेंज इन एक्टिव साइट अकर ड्यूरिंग कैटालिटिक रिएक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब ये जो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये है कि जो चेंज आ रहा है एक्टिव साइट में वो रिस्पॉन्सिबल है कैटालिटिक फंक्शन के लिए। अब यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से अटैच हो रहा है और ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एक्टिव साइट में थोड़ा चेंज आया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। इसके बाद आपके प्रोडक्ट रिलीज़ हो गए हैं और एंजाइम वैसा का वैसा रह गया है। सो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम काम किस तरह करते हैं।